हाय एवरीवन। तो यार आज की डेट की हियरिंग हो गई है, फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है। आपको मैं अगले 4 से 5 मिनट में क्विकेस्ट पॉसिबल समरी दे देता हूं आज क्या क्या हुआ। बहुत सारी चीजें हुई तो एक एक चीज का हमने नोट बना लिया था, पूरी चीज सुनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगली डेट क्या कोई बताकर गया? कोई बेटा जी अगली डेट बताकर नहीं गए, हमको लटका दिया गया है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इन्फॉर्मेशन कि अगली डेट, अगली सुनवाई कितनी बजे होगी, क्या होगा। शायद वो बाद में जब अपना जो भी आज की है समरी बताएंगे उसमें वो अगली डेट बता देंगे, बट अभी तक के लिए वी डोंट नो द नेक्स्ट डेट। तो क्या क्या हुआ बिफोर लंच का मैंने समरी वीडियो बता दिया था। पोस्ट लंच क्या हुआ? तो सबसे पहले हुडा जी से मांगा गया कि आप अपना भैया केस समराइज कर दो। तो वो सीकर पे फोकस थे, डेटा एनालिटिक्स बेल्कर के अकॉर्डिंग नहीं है जो आईआईटी ने दिया था। उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली, इसका मतलब कंप्लीट सिस्टमिक फेलियर है 3 कारण से। पहला, कोई एड्रेस नहीं है। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग नहीं थी एज पर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स। तीसरा, आपकी जो ओएमआर है वो प्राइवेट हाथों में 2 से 3 घंटे रहती है सील होने से पहले। बच्चों ने दी और सील होने के पहले एक विंडो रहती है जहां पर आप ओएमआर को भर देते हो, जो गोधरा में स्पेसिफिकली हाईलाइट हुआ बाद में। फिर उसके बाद एक बहुत ही ऑसम वकील आए, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें बोली। उन्होंने सीजीआई को बोला, माय लॉर्डशिप राइट थिंग करने की क्या है, ये पूरे देश के भविष्य की बात है। बहुत टू द पॉइंट उन्होंने यार अपनी जो चीजें रखी, मजा आ गया सच में उनको सुनकर। उन्होंने शायद रीनीट का केस सबसे स्ट्रांग बनाया है अभी तक का, कि भाई हजारीबाग में हुआ, पटना तक पहुंचा, जो पेपर सॉल्वर गैंग इन्वॉल्व है, जिसकी हिस्ट्री रही है भारत में पेपर लीक करवाने की, वो इसमें इन्वॉल्व है। आप ऐसे कैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के एक एग्जाम को पेपर लीक गैंग को एक्सेस दे सकते हो? हर एक बंदे का अपना इंटरेस्ट है। पेपर जितने भी लिमिटेड टाइम तक सॉल्व पेपर, लीक्ड पेपर उनके पास एक्सेसिबल है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि वो 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को, 2000 बच्चों को पेपर बेचें। और मल्टीपल स्टेप्स पर अलग अलग माफिया इन्वॉल्व है। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ 150 को ही पेपर बेचा गया? 150 तो वो हैं जो पकड़ाई में आ गए, एक्चुअल बच्चों की संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो क्या हमारे पास एक फेयर एग्जामिनेशन है? हमारे पास एक फेयर एग्जामिनेशन नहीं है, एक टेंटेड एग्जामिनेशन है। नीट एक कंपटीशन नहीं है। आप डॉक्टर बनते हो सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबली भी। उन्होंने यूक्रेन का नाम लिया गया, आप वहां पर जाते हो, आप वहां डॉक्टर बनते हो। अगर एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट जो चीटिंग से गया है वो ग्लोबली वहां पर पहुंच गया, तो भारत के मेडिकल सिस्टम की, एग्जामिनेशन सिस्टम की पूरी दुनिया में जो धाक है वो कम हो जाएगी, उस पर एक लांछन लग जाएगा। ये भी उन्होंने बहुत बड़ी एक बात बोली कि 13 लाख बच्चों को एटलीस्ट आप इक्विटेबली जज कर लो। कुछ नहीं कर रहे, बार बार आज ये रिपीट हुआ कि 13 लाख बच्चे जो क्वालिफाई है उनका तो री एग्जामिनेशन आप करा लीजिए। 61 टॉपर्स जिस भी एग्जाम में आ रहे हैं वो क्वेश्चनेबल है, उस पर वो संदिग्ध हो गया 61 टॉपर्स होते ही। भारत की हिस्ट्री में एक एग्जाम में इतने बच्चे टॉप कर जाए, या आज तक नहीं हुआ। ये इकलौती चीज इस पूरे एग्जाम को कटघरे में खड़ा कर देती है। ठीक है, दूसरी फिर पॉइंट उठा वो क्वेश्चन का, उस पर मैं बाद में आता हूं। इन्होंने और क्या क्या बोला वो बताता हूं। रैंक इन्फ्लेशन, जो रैंक में इन्फ्लेशन हुआ, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कुछ हॉटस्पॉट्स की बात नहीं हो रही कि सीकर में ज्यादा आ गया, कोटा में ज्यादा आ गया, पटना में ज्यादा आ गया, राजकोट में ज्यादा आ गया, नहीं, इतना तगड़ा रैंक इन्फ्लेशन ही एक रेड फ्लैग है। फिर उन्होंने एक बहुत तगड़ी बात बोली कि हमारे जो कुछ एक क्लाइंट्स हैं, जो बच्चों ने पिटीशन दायर किया, उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स हमेशा ये बोलते हैं कि अगर कैंसर की छोटी सी भी पॉसिबिलिटी है, अगर वो डिटेक्ट भी नहीं हो रहा, तो भी आप कीमोथेरेपी चालू कर दो, वरना बाद में वो जानलेवा बन जाएगा। यही सेम आर्ग्यूमेंट हम नीट में दे सकते हैं कि नीट में हम अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे मास लेवल लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, बट सारे तथ्य बोल रहे हैं कि लीक तो हुआ है। उससे पहले कि ये भारत एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए, भारत में जो भी एग्जाम है उनके लिए कैंसर बने, इसको हमको यहीं पर आज कीमोथेरेपी से मारना होगा। मतलब रीनीट करवाकर बच्चों के मन में एक सेंस ऑफ जस्टिस लेकर आना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट बना रहे। गवर्नमेंट 1 करोड़ पर ईयर स्पेंड करती है एक बच्चे पर। 25,000 बच्चों को जनरल कैटेगरी में 25,000 करोड़ रुपए पर ईयर स्पेंड होगा। क्या ये सही लोगों पर स्पेंड हो रहा है? क्या देश पर इतना बर्डन सही डॉक्टर्स बनाने के लिए करा जा रहा है? क्या स्टूडेंट्स फेयर रैंक के लिए अश्योर्ड नहीं है? उनके ऊपर कितना मेंटल टॉर्चर, उनका जो है कि हमको फेयर चीजें मिली है कि नहीं मिली, उनका भरोसा उठ जाएगा। अब उन्होंने एक तगड़ी बात बोली कि भाई एनटीए तो सीरियस अगर होता तो वो 5 तारीख को एडमिट कर देता पेपर लीक हुआ है। क्या एनटीए को ये 5 तारीख को पता नहीं चला कि वहां पर पेपर गलत बांट दिया गया? एकदम से 6 जून को आपको कैसे पता चल गया ग्रेस मार्क्स का? पूरा क्वेश्चनेबल है जो एनटीए का प्रोसीजर है। एनटीए एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। एनटीए ने लगातार बिहार पुलिस को, ईओयू को सपोर्ट नहीं किया, वो डिनायल में थे। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर कोई बॉडी नहीं थी, क्योंकि पूरा देश इलेक्शन में चल रहा था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए वो फैक्ट्स को हाइड करते गए।
और सिर्फ 1563 को ही री एग्जाम का क्यों मौका दिया? किस बेसिस पर आपने 1563 का को मौका दिया? ठीक है, 22 जून को सीबीआई को क्यों ये केस सौंप दिया गया? ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो कौन फेयर है, कौन अनफेयर है, कौन टेंटेड है, कौन अनटेंटेड है, हम नहीं बता सकते। आप रीनीट करवाइए। एनटीए को अगर आज फ्री हैंड दे दिया तो ये जिंदगी भर ऐसे ही पेपर करवाते रहेंगे, हर साल ये दिक्कत होती रहेगी। अगर हमने आज रीनीट नहीं कराया तो माफिया को ये साइन पहुंचेगा कि भाई तुम्हारी जो मर्जी कर लो, पोस्ट डेटेड चेक्स तुम्हें बाद में मिलते जाएंगे, उनको इनकैश तुम कराते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके हौसले और बुलंद होंगे पेपर लीक कराने के लिए। ठीक है, तो सेफर थिंग ये है कि आप रीनीट करवा लो। सबका नहीं करवाना चाहते तो 164 जो लेकर आए उनके ऊपर का तो लगा लो। ठीक है ना। फिर उन्होंने एक शायरी मारी कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला किधर लुटा, एंड सो ऑन। फिर एक नया एंगल आया, उसमें यह बोला गया कि भाई साहब, एक नए वकील ने बोला कि जो एनएमसी है उसने बोला है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम करवाना है 1 साल में एडमिशन के लिए। एनटीए ने किस अधिकार के बेसिस पर, कौन से रूल को यूज करके दूसरा एग्जाम कराया? एनटीए के पास तो इसका अधिकार ही नहीं है। उस एग्जाम को डिसफंक्शनल घोषित कर दिया जाए। जो 23 जून को दोबारा से एग्जाम करवाया गया था वो एनटीए के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। फिर 2015 का रेफरेंस दिया गया कि 2015 में सिर्फ 44 बच्चे पकड़ाई में आए थे, उसके बेसिस पर पूरा एग्जाम करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट यहां पर कोट किया गया कि अगर एक भी गलत होता है, अगर एक गलत इंसान गलत तरीके से डॉक्टर बनता है तो एक उस बच्चे के साथ इनजस्टिस होगा जो शायद डॉक्टर बन जाता अगर ये एक गलत होता। एक भी गलत है तो पूरा एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए। 44 गलत है तो पूरा एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए। तो 2024 में ऐसा क्या हो गया कि जब अगर 6 लाख के लिए री एग्जाम हो सकता था तो आज 24 लाख है, मान लिया तकलीफ ज्यादा होगी, बट इतने सारे। एनटीए ने खुद लास्ट हियरिंग में बोला था कि 150 लोग सस्पेक्ट हो सकते हैं, तो हम 150 के लिए क्यों नहीं करा सकते? अनफेयर मीन्स मतलब जो डॉक्टर वाले जो डॉक्टर बनेंगे वो भारतीय मेडिकल सिस्टम के लिए कलंक होंगे, वो लोगों को गलत ट्रीट करेंगे। ये भारत की हेल्थ का सवाल है आगे तक कि हम भारतीय मेडिकल सिस्टम को, इंडियन मेडिकल सिस्टम को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। 1563 का नंबर गलत है, फर्जी है। मेघालय में बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये पता नहीं रैंडमली कहीं से लेकर आ गए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। 5 मई को नोटिफिकेशन आया, सवाई माधोपुर कॉज है कंसर्न का। 5 मई से 6 जून तक एनटीए सो रहा था क्या? एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। ये अपनी वेबसाइट रोज चेंज करते हैं पर इन्होंने कोई बात नहीं करी। ये सिस्टमिक फेलियर है, इसीलिए रीनीट होना चाहिए है। फिर जो है मामला थोड़ा सा पलटा, बीच में से कहीं पर वो एक क्वेश्चन आ गया एटम वाला। आई थिंक उसने फिर से केस को लूज किया एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ध्यान जो बहुत ढंग से रीनीट की तरफ लगाया था उसको पूरा भटका दिया। आर्ग्यूमेंट ये था, एक बच्चे जिसके 711 नंबर आए हैं उसने पिटीशन फाइल करी थी कि मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन एम्बिगुअस था। मैं कैसे अटेम्प्ट कर दूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अगर मेरे नेगेटिव मार्क आ गए तो ये मेरे साथ अनफेयर हुआ है। या तो आप क्वेश्चन को हटाओ या फिर आप सिर्फ ऑप्शन 4 को करेक्ट करो, आप ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क नहीं कर सकते। इसका बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सीजीआई ने भी इसका सपोर्ट किया कि आपकी रूल बुक ऐसा बोलती है कि लेटेस्ट एडिशन को फॉलो करना है। बाद में सॉलिसिटर जनरल ने बोल दिया मुझे नहीं पता ऐसा कोई रूल भी है, मैं बाद में इसको देखूंगा। आपने ऑप्शन 2 सही क्यों किया? कम से कम 1 घंटे तक इस पे बहस हुई क्योंकि कुछ लोगों ने बोला हम गरीब हैं, हम पुराने एडिशन की किताब है, नए एडिशन की किताब हम नहीं खरीद सकते, इसलिए हम पुराने एडिशन के बेसिस पर मार्क करके आए थे। फाइनली सीजीआई ने बोला यार कि हमको भी ये समझ में आता है उसकी इंग्लिश से कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो मैटर यहां पर स्टैंड कर रहा है कि आईआईटी दिल्ली को डायरेक्ट किया गया है, आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर को एक सर्कुलर भेजा जाएगा कि कल 12 बजे से पहले आप 3 मेंबर एक्सपर्ट की एक कमिटी बिठाओ और ये बताओ कि फैक्चुअली करेक्ट आंसर कौन सा है उस क्वेश्चन का। ऑप्शन 2 करेक्ट है कि ऑप्शन 4 करेक्ट है? एक डेटा दिया गया कि 9 लाख बच्चों ने ऑप्शन 4 मार्क किया था, 4,27,000 बच्चों ने ऑप्शन 2 आंसर सही मार्क किया था। अब आप सोचो 4,27,000 बच्चे के अगर ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं तो रैंकिंग में पूरा भूचाल आ जाएगा, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज हो जाएगी। तो सीजीआई ने बोला ये इंपॉर्टेंट मैटर है। तो फिर जो हुडा जी उन्होंने बोला मतलब आप इस क्वेश्चन पर कंसिडरेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये है क्या रीनीट नहीं होगा? सीजीआई ने बोला मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, मेरे लिए दोनों मैटर इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले दोनों का डिसीजन कंबाइंड में सुनाऊंगा। कब सुनाऊंगा इसकी भैया कोई डेट नहीं दी है।
तो ये मैटर ऐसे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत सारे इंडिविजुअल पिटिशनर से एक ने बोला कि मेरे को एक बीमारी है, उसके चक्कर में मेरे को रीटेस्ट का ऑप्शन दो क्योंकि आपने मेरे को रुमाल अंदर ले जाने नहीं दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मैटर यहां पर स्टैंड करता है, देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज नो नेक्स्ट डेट। आपका टाइम निकलता जा रहा है, वापस भी नहीं आएगा। अगले साल का एग्जाम एब्सोल्युटली टाइम पर होगा, और जिस तरीके से चल रहा है हो सकता है अगले साल के एग्जामिनेशन पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस हो, तो डबल चैलेंज हो गया अगले साल के लिए। सिलेबस भी टाइम पर खत्म करना है, और जो चेंजेस होंगे पैटर्न में, टाइप ऑफ एग्जाम में, क्या पता सीबीटी हो जाए, क्या पता मल्टीपल राउंड्स हो जाए, उसकी भी साइमल्टेनियसली तैयारी करनी होगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाए, मई में एग्जाम ना हो। अब आप और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यार जो बच्चे अगले साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, ई-सरल आपके लिए प्रबल नीट वॉरियर लेकर आया है, जिसमें यार 550 प्लस बच्चे ऑनलाइन कोर्स में, जिसमें 550 प्लस वालों को 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। 500 प्लस के लिए भी है, 450 प्लस के लिए भी है, 400 प्लस के लिए भी है, 350 प्लस के लिए, और 300 प्लस जिसने स्कोर किया है उनके लिए भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। 60% तो सबको ऑफ मिलने वाला है। तो यार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन कर लेना बहुत जल्दी, और कमेंट में मिल जाएगी। लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है, आप ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर सकते हो, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम होता है, आपको रेगुलर टेस्ट होंगे। एक तगड़ी बात, इस साल पहली बार हम लोग इस कोर्स में ई-सरल अगले हफ्ते से ही हर हफ्ते पूरे फुल सिलेबस टेस्ट चालू करने वाला है, जिससे आपकी प्रिपरेशन साल भर ऑन ट्रैक चलती रहे। बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे गाइडेंस के सेशन, सब कुछ होने वाला है। अब आप कोटा आकर अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो ई-सरल गुरुकुल में, और आपके 600 प्लस मार्क्स है, तो वहां पर एब्सोल्युटली फ्री आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ऑफलाइन कोर्स 550 प्लस के ऊपर स्कॉलरशिप है, 500 प्लस के ऊपर स्कॉलरशिप है, भारत की बेस्ट फैकल्टी टीम, ऑफलाइन में मेंटरशिप इंडिया में पहली बार, और भी बहुत सारी चीजें। तो यार आप जाकर डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर कर लीजिए, पढ़ाई चालू करते हैं। ये कब खत्म होगा मैटर, कब डिसीजन आएगा, अब ये बात टलती जा रही है, और ये बात और आगे तक बढ़ती जाएगी। देयर इज नो क्लैरिटी इन इट। आप वेट मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा। रीनीट का डिसीजन आता है, अपन इसी कोर्स के अंदर तगड़ी तरीके से रीनीट की तैयारी कर लेंगे। नहीं आता है तो अगले साल की तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ऑल दी बेस्ट।